हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स एक्स वाई का जो है ना आपका वो शॉर्ट या फिर जो भी खेलो मिनी मॉक टेस्ट। मैं इसको मैराथन 6 के अंदर क्लास में लेके आया था, बीच में मेरे को रोकना पड़ा बिकॉज सर्वर का कुछ प्रॉब्लम चला, बीच में इंटरनेट का इशू था, तो मैंने इंग्लिश करा के खत्म कर दिया। तो बच्चे कह रहे नहीं सर अगली वीडियो में ना पूरा करा देना, जितना आप क्वेश्चंस लेके आए हो ना इंग्लिश में इंग्लिश सब करा देना दोबारा। तो आपने मैराथन 6 देखा होगा तो ठीक है, मैराथन 6 नहीं देखा तो उसी क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में अपलोड कर दे रहा हूँ। बहुत सारे मतलब बीबीआई क्वेश्चन है इसमें से, जो भी क्वेश्चन आप सही करते हो बस कोशिश करना कि आप सीखो वहां से कुछ, जो गलत करते हो उसको याद कर लो, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। चलो, अगर आप में से कोई बच्चा रीजनिंग के लिए हमारी टॉप 500 पीडीएफ की सीरीज को नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ लो। 100% पीडीएफ के कंसेप्ट से ही सवाल आएंगे, 100%। इसमें 0.1% का भी डाउट नहीं है मेरे को, आप भी मत रखो। सारे पेड पीडीएफ पे पैसे पे करने पड़ेंगे। रीजनिंग की पीडीएफ की प्राइस जो है आपकी कितनी है भाई, 45 रुपीज। अगर मैथ की पीडीएफ आप लेते हो तो मैथ का भी 100% सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा डेटा इधर उधर रहेगा लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशंस भी होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इन सबको बाय कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर व्हाट्सअप करके कर सकते हो। करंट अफेयर के पीडीएफ खरीदते हो, इसकी प्राइसेस 55 रुपीज़ है। इसके साथ जीके आपको मिल जाती है। मैं टॉपिक दे रखे किन किन टॉपिक के ऊपर हमने ऐड कर रखा है, मोस्ट बीबीआई टॉपिक जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ऐड कर दी गई है। जीके और करंट अफेयर मिला के 70-80% चीज़ें आ जाती हैं, 100% कहीं से नहीं आती। और साथ में हमारी इंग्लिश की पीडीएफ है जो एक्स एंड वाई दोनों के काम आएंगे। वोकैबलरी की पीडीएफ और प्रैक्टिस की पीडीएफ, जिसकी प्राइसेस है आपकी 60 रुपीज़। ओवरऑल टोटल पीडीएफ 210 रुपीज़ की। अगर आपके पास चाहिए, अगर आपको लग रहा है ना कि इगरनेस है, आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना, तो सारी पीडीएफ एक बार पढ़ लो। बाकी ऐसा नहीं कि जो हमारी पीडीएफ पढ़ेगा नहीं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बट हाँ ट्रस्ट के लिए, अगर आपको ट्रस्ट है डू स्टडी पे तो लो, आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके बाइस कर सकते हो 7279047787। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट वाई ग्रुप की लगाना चाहते हो फुल मॉक टेस्ट, तो A2Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगी। मॉक टेस्ट अलग है, पीडीएफ अलग है, डेट इज। तो जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा प्लेसिड। प्लेसिड में उसमें सिनोनिम मैंने पूछा था लाइव क्लास में, तो वैसे मैंने एक बार करा दिया था। प्लेसिड का मतलब होता है शांत होना, काम होना, ठीक है, ठंडा दिमाग होना, तो मतलब वही काम होना। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, डल का मतलब होता है सुस्त, लेथाल का मतलब होता है जानलेवा टाइप का। ठीक है, तो प्लेसिड का मतलब मैंने बता दिया। फिर है पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक, डिसी, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी कलाओं में मतलब जानकारी है। ठीक है, अच्छे गाना बजाने में, अच्छा खाना बनाने में, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कला जो होते हैं, बहुत सारा नॉलेज है उसको, उसको कहते हैं कला का पारिखी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोनाइशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। फिर कह रहा है द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी यूज द हाइएस्ट द बिल विल बी। तो जब भी कहते हैं ना कि अगर ये काम करोगे तो इससे ये होगा, तो उन दोनों को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। ये कह रहे हैं जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना बिल आएगा। ठीक है, तुम जितना खाना खाओगे उतने मोटे होगे, जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना स्कोर करोगे, जितने ज़्यादा सोओगे उतना आलसी हो जाओगे, जितना ज़्यादा रनिंग करोगे उतने अच्छे स्पीड वाले मतलब आपका स्पीड बढ़ेगी। तो एक काम दूसरे काम पे जब डिपेंडेंट इस तरीके से जब हम बोलते हैं ये काम करोगे तो वो हो जाएगा, तो दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। जैसे द मोर क्या ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पे द हायर होना चाहिए। बोलोगे सर द का यूज हायर के साथ क्यों करें हम लोग, कहेंगे हाँ ऐसा सिचुएशन में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव नहीं, हायर करो। यहाँ पे हाईएस्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हायर करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना। चलो, ऑप्शन नंबर बी में एरर था। कह रहा है जजमेंट का सही स्पेलिंग क्या है। वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, जजमेंट का सही स्पेलिंग क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जजमेंट में JUDZEMENT होता है, तो DGE जो है ए में है और डी में है, लेकिन जजमेंट यहाँ पे तो मेंट नहीं होता, जजमेंट होता है। ये जो है सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है मोनिका हैड अ वेरी टेरिफाइंग डैश विथ अ वाइल्ड एलिफेंट। तो ये वाइल्ड एलिफेंट है, देखो वाइट एलिफेंट नहीं है। वाइट एलिफेंट एक इडियम होता है ना, वाइट एलिफेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वो खर्चीला और सॉरी मतलब महंगा होना और यूजलेस होना, कॉस्टली एंड यूजलेस। खर्चीला नहीं कह सकते उसको, महंगा कहते हैं उसको। कोई चीज़ है जो कि आपका कोई यूज़ का भी नहीं है और महंगा में खरीद भी लिया, तो वो आपके लिए वाइट एलिफेंट है। ठीक है, वही चीज़ है, वाइट एलिफेंट नहीं, ये वाइल्ड एलिफेंट है। तो ये क्या कह रहा है, मोनिका वंस हैड वेरी टेरिफाइंग। टेरिफाइंग का मतलब डरावना, भयावह टाइप के वर्ड है। मतलब उसको एक बार क्या हो गया था, सामना हुआ था एलिफेंट से ना, तो सामने होने के अर्थ में एनकाउंटर कहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट नहीं होता है एलिफेंट के साथ, क्या वो कमिटमेंट करेगा बताओ।
जंगली हाथी के साथ। अपॉइंटमेंट तो हाथी के साथ कोई रखता नहीं है, ठीक है। और एंटरप्राइजेज तो बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है, ये आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। कह रहे हैं द एग्जाम वाज नॉट डैश वी हैड एक्सपेक्टेड। तो जब भी हम कहते हैं ना कि भाई ये एग्जाम से निकलते हो तो कहते हो ना कि एग्जाम तो उतना इजी नहीं था जितना हमने सोचा था। तो जितना उतना करते हुए कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? एज का यूज करते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, द एग्जाम वाज नॉट एज इजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलो 7 नंबर है टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब भी मैंने बताया आपको। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कहते हैं हम लोग टीथिंग। मतलब काम की शुरुआत में ही आने वाली परेशानी को कहते हैं हम लोग टीथिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और एक्टिविटी, काम के स्टार्टिंग में ही आने वाली प्रॉब्लम को कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। कह रहे गाइलनेस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है गाइल, इसका मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, धूर्त। ठीक है, धूर्त मतलब कपटी, कपटी ये होता है धूर्त। और इसमें लेस लगा देंगे तो मतलब उसके अंदर धूर्तता खत्म हो गई, नहीं है वो धूर्त नहीं है, मतलब वो हो गया ईमानदार, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ईमानदारी। तो प्रोडक्टिव तो होगा नहीं, प्रोडक्टिव का मतलब इसका एंटोनिम क्या रहना, तो हमको गाइलनेस ईमानदार का उल्टा बताना है। तो ट्रस्टिंग तो नहीं होगा क्योंकि विश्वास होता है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो ज़्यादा उत्पादन करे, जो ज़्यादा मेहनती हो, ये नहीं होगा। इम्पेशेंट का मतलब जिसके अंदर, तो बच्चा क्या विली, विली का मतलब होता है धूर्त। ओके, दोनों का मतलब धूर्त नहीं भैया, गायल का मतलब धूर्त होता है, गाइलिस का मतलब तो ईमानदार होता है। एक का मतलब हो गया ईमानदार होना और एक का मतलब हो गया धूर्त होना। तो ऑप्शन नंबर डी एंटोनिम है। 9 नंबर कह रहा है ही सेड टू मी यू शैल नीड एन अम्ब्रेला एज द वेदर इज ओवरकास्ट। लाइव क्लास करते हो ना, 20 मिनट सवाल कराने में मेरे को 35 मिनट लग गए। देख लो मैं यहाँ पे 9 मिनट में 6 मिनट में 7 मिनट में 9-10 सवाल करा दिया। तो बहुत फर्क है, रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत बेटर होता है लाइव क्लास। लाइव क्लास में आ जाता हूँ बस आपकी खुशी के लिए, बाकी आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होता है। ये क्या कह रहा है? ही सेड टू मी यू शैल नीड एन अम्ब्रेला एज द वेदर इज ओवरकास्ट। पहली बात तो ये समझ, तो यहाँ पे शैल का तो शुड बनेगा और इज का वाज बनेगा। रीजन सेड टू मी पास्ट है तो इसको वाज में कन्वर्ट कर देगा, तो सी नंबर तो नहीं होगा। और ही टोल्ड मी है जो, ये देखो क्या है, यू शुड है तो ये नहीं बनेगा रीजन, क्योंकि यू तो चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार आई होगा तो यू नहीं होगा। तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में क्या बच गया भाई? पहली बात तो इसमें वुड कर रखा है तो ये भी नहीं होगा, बचा नंबर ए। तो आई शुड नीड एन अम्ब्रेला वगैरह वगैरह जो भी चीज आवाज भी है ए के अंदर। 10 नंबर कह रहा है डैट यू वेट शूज, मतलब वेट का मतलब होता है भीगा होता, ठीक है। तो भीगा होना जो है, आपको शूज जब भीग जाते हैं तो उनको क्या करते हो? ऑब्वियस चीज़ है, आप उनको निकाल के फेंक देते हो, ठीक है। निकाल देते हो तो निकाल देने के अर्थ में टेक ऑफ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक ऑफ मतलब भीगे शूज को निकाल दो। अगला है द लॉस ऑफ हिज पेरेंट ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक हैज हिट हिज प्रोडक्ट्स हार्डली। सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स हार्डली, मतलब उम्मीद, आशा, जो भी चीज़ है ना उसको प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है। हाँ, इस सवाल में बच्चे डाउट्स में थे कि हैव क्यों नहीं बना रहे हो। देखो हैव इसलिए नहीं बना रहे, ये जो हैज किसके लिए है? द लॉस के लिए, ठीक है। तो लॉस के लिए जब ये हैज तो सही है, ठीक है, तो हैज सही है यहाँ पे। तो एरर क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब मैं आपके आशा को हिट होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, हार्डली बहुत ज़्यादा हिट हुआ, ये हार्डली मतलब होता है नहीं हिट हुआ, उसका बहुत मुश्किल से हिट हुआ, मतलब उसको कोई दिक्कत, मतलब उस पर कोई उसके आशा पे पानी फिरा ही नहीं। तो हार्डली ना होके यहाँ पे हार्ड होगा। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से कोई काम, हार्ड सही अर्थ है। इसके अंदर ए में एरर है, ए में है हार्डली। बात समझ में आ गया? चलो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैपिटिविटी और इन हिज हाइड, ठीक है। इसका मतलब होता है कैसा इंसान जो गिरफ्त से भाग गया, जो भगोड़ा कहते हैं जिसको हम लोग जनरली। तो भगोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो फोर्स का मतलब पता है बल लगाना, पॉजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, जो बात बात पे नखरा करे, बहुत ऐसे इंसान को देख के माथा गर्म हो जाता है। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर, ठीक है, कट्टर होना। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। लगता है क्या? मैंने हिंदी बता दिया, आपको लगेगा क्या? आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है फ्रेंचली, मैंने बताया आपको जैसे पहले ही पढ़ाया कि बिना बताए छुट्टी मार देना कहीं, जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हो, बिना बॉस को सीनियर को बताए बिना छुट्टी मार दिया, बिना छुट्टी लिए छुट्टी कर दिए। स्कूल टाइम में हम लोग देखते थे छुट्टी चाहिए था तो एक दिन पहले एप्लीकेशन लिखते थे, हम भविष्यवाणी करते थे मुझे इस तारीख से लेके इस तारीख तक बुखार लगने वाला है, मुझे छुट्टी चाहिए।
एक बार मैंने ऐसा किया था, ठीक है, मेरे को छुट्टी चाहिए था घर पे, मैंने बताया नहीं, एप्लीकेशन लिखवा लिया अपने सीनियर क्लास के लड़के से। वो भी बोल रहा था तू क्या कर रहा है, मैंने बोला लिख दे भैया लिख दे। बिना बताए मैंने क्या किया, एप्लीकेशन लिख दिया और डेट डलवा दिया कि इस तारीख से इस तारीख तक मेरे को बुखार रहेगा। जाके मैं अपने टीचर को दे रहा था, टीचर बोल रहे तू भगवान है, तेरे को पता है इस तारीख से इस तारीख तक तेरे को छुट्टी मिलेगा। वही चीज़ है, मतलब इस तारीख से तक तेरे को बुखार रहेगा, तो वही चीज़ है फ्रेंच लीव। मैंने तो वहाँ पे बता के छुट्टी ले रहा था मैं, ठीक है, ईमानदार इंसान था। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिना बताए छुट्टी मार देंगे। जैसे कि रैंडम किसी को बुखार लग गया, घूमने का मन कर दिया, उसको कहते हैं अनऑथोराइज लीव, ठीक है, बिना बताए छुट्टी कर दिया, बिना परमिशन के छुट्टी। 14 नंबर कह रहा है गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली नास्टी का मतलब भी वही होता है कि किसी जो चीज़ें आपके लिए अनप्लीजेंट हो, जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हो, जो चीज़ पसंद ना हो, तो अभी तो ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया। एबोमिनेबल का मतलब भी होता है घृणित, जिसको घृणा करते हो। हेट का मतलब भी होता है किसी से नफरत करना। तो बचा कौन सा, लवेबल। लवेबल का मतलब होता है प्यार करने के लायक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही। पॉम्पस का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ये चीज़ें मैंने कराई, मैं थोड़ा सा एक बार इसको क्लास में करा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। सिनोनिम पूछ रहा है, पॉम्पस का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, बोस्टफुल का मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें। ठीक है, वीडियो को रोक के एक बार इसको पढ़ लो। तो मैंने जिक्र किया था इसके क्लास में, मैंने बोला था ना, देखो पहली बात तो डी डी बी एंड ए से स्टार्ट होगा, सी पे नज़र भी मत लगाना, सी को साइड में रहने दो। अब देखना है अपने को ना, ए से स्टार्ट होगा कि डी से। देखो ए से स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज लिखा मैनी फिटनेस ट्रेनर्स encourage their clients to include these foods। अब कह रहा है these foods, किस फूड्स को भैया इंक्लूड करना है मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं these foods किसको कर दूं। किसी खाने के बारे में पहले जिक्र हो तब ना मैं कहूँगा कि इन सभी खाना को क्या करो, इंक्लूड करो अपने डेली डाइट के अंदर। मैं अगर बोलूँ ऐसा तब की बात कर रहा हूँ, जब खाना का जिक्र ही नहीं तो किस फूड के बारे में, साइड रहने दो इनको। तो ऑप्शन देखते हैं डी से होता है कि नहीं, बी से स्टार्ट करे कि नहीं करे। कह रहा है पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, ये है बी में। और डी में क्या कह रहा है, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स। ठीक है, एंड मिनरल्स। तो अब देखो जो चीजें हैं फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स, तो इनके लिए कह रहा है ये दीज फूड्स। ठीक है, क्योंकि दीज का यूज तभी करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो। ठीक है, एक रहेगा तो दिस करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो दिस करते हैं। ऑब्वियसली चीज़ें कहीं ना कहीं डी के बाद ए आएगा, तो डी के बाद ए किसके अंदर आया, इसके अंदर डी के बाद बी है, इसमें डी के बाद ए है, इसमें डी के बाद ए नहीं है, ए के बाद डी है, गलत है। इसमें भी ए के बाद डी है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी के बाद ए, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है मैकेनिकल का एक नाउन फॉर्म बताओ। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, सॉरी मैकेनिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और मैकेनिकली तो एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनता है। यार मैकेनिक हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिक नाउन क्या होता है जनरली, एक मान लो कोई चीज़, वस्तु, जानवर या इंसान या फिर किसी नाउन। तो मैकेनिक भी तो कोई ना कोई एक इंसान ही है ना जो काम कर रहा होगा। मैकेनिक एक जो, अगर वो इंसान है तो ऑब्वियसली वो नाउन है। आगे 18 नंबर कह रहा है सडनली का एडजेक्टिव फॉर्म बताओ। तो सडनली का एडजेक्टिव फॉर्म होता है सडन, क्योंकि सैड और सैड तो सडनली से कुछ लेना देना है ही नहीं इनका, सडन बना ऑप्शन नंबर ए। 19 है माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर। मेरा रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर करना चाहिए, होना चाहिए था। जो भी चीज़ है इसको यहाँ पे करो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ये चीज़ बताना है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा माई रिक्वेस्ट। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैराथन क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था, और इंग्लिश के मॉक टेस्ट 16 नहीं, मेरे हिसाब से 17-18 मॉक टेस्ट देखो इंग्लिश का। मॉक टेस्ट नंबर 17 या 18 इसके अंदर मैंने पढ़ाया था, शायद 17 में ही था। आई कह रहा है मनु विल लेट टेल हर लेटर। ठीक है, मनु विल टेल हर लेटर, उसको बाद में कहेगा। तो यहाँ पे हर क्या भाई ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनाओगे तो सी बनेगा। क्लियर है, तो सी विल के साथ क्या लगेगा, विल बी। ठीक है, और बी के साथ V3 लगेगा, तो सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बने। आगे देखो कह रहा है इन शब्दों को जो है ना क्रम में दर्शाओ। तो एग्जैक्ट, एक्जॉटिक, और ये कह रहा है एग्जैक्टली, फिर कह रहा है एक्सरबेट। ठीक है, एग्जॉस्ट, इनमें से आपको बताना है। तो भाई देखो पहले तो ई एक्स ए, सब में ई एक्स है, तो ई एक्स के अलावा क्या क्या है इसमें, ई एक्स के अलावा ए है, ओ है, इसमें भी ए है, इसमें ए है एंड इसमें एच है। तो पहले ए आएगा कि ओ आएगा कि एच आएगा, तो ऑब्वियसली चीज़ें पहले ए आएंगे। तो ए के बाद इसमें सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। तो सी के बाद क्या है, इसमें टी है, इसमें भी टी है और इसमें भी ई है। पहले ई आएगा कि टी आएगा, ऑब्वियस चीज़ है, पहले ई आएगा तो 4 से स्टार्ट होगा।
अब टी के बाद देखो इसमें एल है और इसमें एस है, तो पहले एल आएगा, तो 4 के बाद 3 फिर 1, तो 431 से कहाँ से स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर डी में 431, सीधे मार दो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही। ठीक है, 22 नंबर कहते हैं माउंटेन। ठीक है, माउंटेन को अगर माउंटेनियन इस तरीके से लिखते हैं और स्क्वायरल को अगर इस तरीके से लिखते हैं, तो विक्टोरिया को क्या लिखें? देखो सबसे पहले माउंटेन को यू लिख दो, MOUNTAIN, और उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे जो ऊपर लिखा है। अच्छा, माउंटेनियन नहीं लिखा, नीचे इसका कुछ और लिख दिया, मोटिनियान। ठीक है, MOUOTNIAN। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। देखो सबसे फर्स्ट एंड सबसे लास्ट को अपने सेम जगह पे लिखा, जस्ट बाकी के दो दो लेटर को ना एक्सचेंज करते गया। ठीक है, दो दो लेटर को एक्सचेंज करते गया, वही काम हम लोग स्क्वायरल के अंदर करेंगे। SQUIRRREL। ठीक है, SL को वहीं पे छोड़ दिया गया, QU को इंटरचेंज कर दो, IR को RI को चेंज कर दो, फिर से यहाँ पे ER को चेंज। ठीक है, चीज़ें वही हद तक ठीक है। विक्टोरिया का भी वही काम करेंगे, विक्टोरिया की ऐसी की तैसी। चलो विक्टोरिया का भी वहीं लिख दो, A को वहीं लिख दो, बाकी CI को लिख दो, और यहाँ पे OT को लिख दो, और यहाँ पे IR को लिख दो। देखो तो VCI कहाँ पे है? VCI ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। हो गया, फिर मार दिया चौका छक्का इसके अंदर। दो दो को एक्सचेंज करना था। फिर यहाँ पे 137 114 है, फिर वाट 91 183, क्या हो जाएगा? 137 114 वाट 91 183। क्या घटाया है? क्या लग रहा है ना कि इसके अंदर हमने जो है ना कुछ ना कुछ में हमने कितना घटा रखा है, वो चीज़ अपने को देखना होगा। आ रहा है कुछ तो चीज़ों को शुरू से देखें तो समझ में आ रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ घटा रहा है, तो वो क्या घटा है? क्योंकि बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू की तरफ मिला है मेरे को, तो इसमें 23 को माइनस किया। अब देखो इसके अंदर कितना ऐड कर रहेगा भाई? अगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 9 9 18 92, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कुछ घटाया फिर कुछ जोड़ा। अगली बार क्या जोड़ेंगे, फिर क्या घटाए? तो ये 23 जो है ना, 23 से ये डिवाइड हो पाएगा क्या? 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हम 23 को 23 का 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, इस तरीके से हो सकता है। तो 23 का 2 गुना क्या होता है? 46 होता है। तो फिर 46 को हम लोग क्या किया ना कि 46 को इस बार जोड़ के देख, 46 को 114 में अगर हम 46 जोड़ेंगे तो 160 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। इन चीज़ को चेक करने के लिए करेंगे। अगर हम यहाँ पे 160 लिखते हैं, तो अगली बार 23 का 3 गुना क्या होता है बताओ मेरे को? 69 हो जाएगा। तो 69 अगर हम माइनस करेंगे 160 में, ऑब्वियस चीज़ है 91 आएंगी। ठीक है, तो 23 का जो मल्टीपल है, 23 दूनी 46, 23 या 69, 23 23 4 जाओ 92, प्लस माइनस के तौर पे हम चीज़ें आसान है, बशर्ते कि सीख के जाना है। अब कह रहा है गेट रेडी नाउ को ली TC के रूप में लिखते हैं। लगता है कोरियन भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग वैसे। ठीक है, फिर कह रहा है रेडी फॉर वैकेशन को CS लिपा लिखते हैं। तो ट्रैवल फॉर वर्क नाउ को पा वीजे आर भी लिखते हैं। दी गई कुड भाषा में ट्रैवल को क्या कहते हैं? कि आपने देखा होगा, वेब सीरीज है, आपने देखा तो ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंजर। ठीक है, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्वल वाली। ठीक है, मैं डॉक्टर स्ट्रेंजर, एक साउथ कोरियन है, देखा होगा, नाम भी उनका ऐसे ही रहता था, ऐसे ऐसे जैसे ली पी है ना, उनमें भी एक डॉक्टर हूँ था, एक डॉक्टर ओ थी। ठीक है, एक डॉक्टर ऐसे करके नाम था, सब अजीब अजीब नाम था, ABCD का लेटर टाइप, हूँ, ओ, जे, ऐसे करके नाम था, JE। ठीक है, तो ऐसे ये भी है ना, ली AH, नाम थोड़ा अजीब है, कोई इशू नहीं है। पूछ रहा है इसमें ट्रैवल का मतलब बता दो, तो ट्रैवल में यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, और कहीं ट्रैवल नहीं है। ट्रैवल के अलावा और क्या है इसके अंदर? फो है, तो फोर इसके अंदर भी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है जनाब? तो इसके अंदर देखो मेरे हिसाब से ना PA है, तो फो का मतलब PA हो गया, कहानी खत्म। वर्क देखो कहाँ पे है भाई? नहीं है। नाउ का मतलब देखो कहाँ पे? नाउ। ठीक है, नाउ इसके अंदर ली है, सी है, तो देखो इसके अंदर है, इसके अंदर ली है, तो कट गया। अब देखो मेरे हिसाब से पूछ रहा है ट्रैवल, तो वर्क का भी मेरे को मतलब नहीं पता, ट्रैवल को भी नहीं पता, तो मेरा हिसाब से भीजी और आरबी में से कुछ भी हो सकता है। हम कहेंगे इधर भीजी और आरबी। ठीक है, PA और CS नहीं लिख सकते, बिकॉज इसके अंदर तो PA है, लेकिन CS तो है ही नहीं, CS होने की संभावना है ही नहीं। भीजी और आरबी में से कुछ मेरे को श्योर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में श्योरिटी है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली यही श्योर नहीं है।
25 नंबर कह रहा है कि अगर 19 सितंबर 1999 को रविवार था तो 19 जनवरी 2001 क्या होगा। पहली बात ये देखो, 1999 के बाद क्या आता है, 2, फिर 2001, ये 2001 लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। तो इसमें कुल मिला के 366 डेज होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 19 सितंबर को जो डेट होगा ना, मैं बोल रहा हूँ डेट नहीं, डे होगा ना, यहाँ पे संडे है, तो अगले 19 सितंबर को अगर ये लीप ईयर नहीं रहता तो उससे जस्ट एक दिन ज़्यादा होता। ध्यान से सुनना, अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो यहाँ पे संडे है ना, तो उसी डेट को अगले साल एक दिन ज़्यादा मतलब मंडे हो जाता। लेकिन एक लीप ईयर है, एक दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम 2 दिन बढ़ाएंगे। लीप ईयर होने की वजह से 2 डेज बढ़ा देंगे अगले साल सेम डेट को। तो संडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा ये। तो अगले फिर क्या हो जाएगा, फिर 2001 में 19 सितंबर को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे में आपको 1 डे ऐड कर देना। कहोगे ले सर, तो फिर वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, बोलेंगे ऑप्शन में है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई आपका वेडनेसडे हो जाएगा। कहोगे कहाँ है ऑप्शन में, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन में है। मैंने ये नहीं कहा कि वेडनेसडे हो जाएगा, मैंने कहा 19 सितंबर को ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन ये 19 जनवरी का पूछा है, तो मेरे हिसाब से 19 सितंबर का निकालने का कोई फर्क ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्या कह रहा है, सितंबर तो हो गया, यहाँ पे 19 सितंबर को ट्यूसडे हो गया। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, देन अगले साल 2001 का जनवरी। तो मेरे हिसाब से सितंबर में अभी और कितने दिन बाकी है, मेरे को ये बताओ, सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 19 दिन खत्म हो गए, तो और कितने दिन रह गए यहाँ, ये बताओ। तो आगे सितंबर के और 11 दिन रह गए, अक्टूबर में पूरे 31 दिन रह गए, नवंबर में 30 दिन रह गए, दिसंबर में 31 दिन, और जनवरी 19 तक कह रहा है, तो 19 दिन ले लो। ये कितना हो गया, 3 13 के, और ये 3 बार 3 है, तो 9 10 11 और 1 12, 123 दिन, ठीक है। कुल मिला के 123 दिन हो गए। तो 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो हम 7 से डिवाइड मारेंगे, और 7 7 49 56 होता है ना, 50 51 52 53, तो 4 बज गए। अब ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ लो, जो दिन होगा आपका वही हो जाएगा। हमने एक चीज़ गलती किया है जोड़ने में, यहाँ पे 122 दिन आ रहा था, हमने कर दिया है इसको 23 दिन। जब 22 दिन आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियस ये चीज़ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दिनों की संख्या भी घट जाएंगी, तो 3 डेज मिलेंगे। तो में आपको 3 डेज ऐड कर लेना, क्या मिल जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर है ना। ट्यूसडे में अपने को, इस वाले ट्यूसडे में मेरे को अगर ट्यूसडे में 3 डेज ऐड करोगे तो ये फ्राइडे हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं। इस बार मैंने सीपीओ दिया, सीपीओ में भी पूछा गया था ऐसा सवाल, और एफकेट में भी पूछा था। तो आपके एयरफोर्स में आएगा, इसलिए नहीं कि सीपीओ में पूछा गया तो एयरफोर्स में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है सीपीओ का लेना देना, मैं जस्ट बता दिया। लेकिन एफकेट में पूछा है तो उसका लेवल थोड़ा सा डाउन करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा एयरफोर्स का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात में एक हुंड्रू है, ठीक है, हुंड्रू डैश के पास स्थित है। हुंड्रू कहाँ पे है बताओ, रांची में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, बोधगया में, रांची में। हुंड्रू जलप्रपात क्या है, रांची के अंदर। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है, बताओ। आयरलैंड से क्या लिया गया, इमरजेंसी, या फिर कंकरेंटली, या फिर डायरेक्टिव डीपीएसपी, तो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिंगल सिटीजनशिप। ये सब चीज़ें मैंने कराई हैं आपको टेस्ट कोर्स। तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 28 है, कह रहा है सैम्पो लापुंग किस खेल से संबंधित है। देखो क्या नाम है, सैम्बो लापुंग, ठीक है, ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश के जो वेट लिफ्टिंग, अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर, वेट लिफ्टिंग ये रिलेटेड है। फिर कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तवा, एक नदी का नाम होता है तवा, जो नर्मदा की सबसे क्या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। फिर कह रहा है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से नीति आयोग का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये करंट अफेयर, ठीक है। नया सीईओ चुना गया BVR सुब्रमण्यम को, ठीक है। चलो फिर मैथ में कह रहा है, देखो 2 5 6 और 6 8 9 के ना, अगर ये दोनों का फोर्थ आप चांस निकालो, जिसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, देन उसका रेशियो बताओ। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है BC/A रेशियो BC/A। तो कहोगे कट कट के एक हो जाएगा, भैया फॉर्मूला नहीं कटाना मेरे को, वैल्यू पुट कर। E की जगह 5 है, C की जगह 6 है, A की जगह 2 है। रेशियो BC में यहाँ पे 8 × 9 और यहाँ पे 6 कट जाएंगे, 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है, एंड ये 2 3 जा कटेगा, तो ये 15 और ये 3 से कटेगा 12, तो ये 3 के टेबल से 5/3 मिल जाएंगे, ठीक है, 5/3 हो जाएगा।
ये देखो सिंपल सिंपल ना पूछ के दो सवाल को मिक्स करके एक सवाल बना दिया गया। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में ये पूछ दे सीधे सीधे इसका चतुर्थ अनुपात, या फिर इसके में ये पूछ दे, तो दो अलग अलग सवालों को मिक्स करके रेशियो के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो रेशियो का ही टॉपिक है ये, तो हो सकता है कुछ सवाल ऐसा भी पूछे, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। जिसको फॉर्मूला पता है वो चटपट बना लेगा, जिसको नहीं पता है वो कुछ भी करके नहीं बनेगा। ये 4 होगा ना, 3 6 12 होता है, 5:4, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 5:4 हो जाएगा। वही सोच रहे होगा कि मास्टर क्या लिख दिया, 5:3, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टेबल से दोनों कटेंगे। कुछ लोगों ने अब तक कमेंट कर भी दिया होगा मास्टर जी वहाँ गलत हो गया। आगे आ जाओ। 32 कह रहा है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एक ठोस शंकु को पिघलाकर उसे प्रत्येक आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले सर्वांगसम शंकुओं में ढाला जाता है। देखो पहले वाले जो एक बड़ा सा कोन था, ठीक है, शंकु था, जिसकी हाइट क्या थी 8 सेंटीमीटर, रेडियस 6 था। अब छोटे छोटे में ना, छोटे छोटे शंकुओं में हमको बांटना है, जिसकी रेडियस होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो कितने छोटे छोटे कितने सारे शंकु बन जाएंगे। तो अब इसी चीज़ें ऐसे सवाल को बनाने के लिए आज मेंस्ट्रुएशन की जब मैं क्लास कराऊंगा उसमें बता दूंगा। वैसे अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बढ़िया, लेकिन अब भी पढ़ लो। दोनों को वॉल्यूम सेम कर दो, क्योंकि बड़े वाले को छोटे वाले में कितने भी पिघला लो तो बड़े वाले का जितना वॉल्यूम होगा छोटे छोटे वाले में बट जाएगा। ठीक, तो बड़े वाले का क्या करते हैं, B1 B2 B3 कर लेते हैं, डॉट डॉट n मान लो शंकु बनाएंगे। तो बड़े बड़े वाले का ओवरऑल क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छोटे वाले का क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं छोटे वाले का बहुत सारे शंकु हैं, n शंकु बनेंगे ये, मान लेते हैं ना ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन कर लो। तो पाई की तो वैल्यू सेम रहेगी, कटा लो, 1/3 सेम रहेगा, कटा लो। अब आर स्क्वायर और एच की वैल्यू अलग रहेगी। इसमें आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और एच की जगह 8 रख लो। इनके आर स्क्वायर में रख लो, एक त्रिज्या है तो एक का स्क्वायर 1 होगा, और ये एच की वैल्यू 2 और एन ले लो। 2 से 4 बार में कट जाएगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 144 शंकु बन जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू है ना कि एच की वैल्यू, ये एन है, मतलब नंबर ऑफ कोन्स कितने हो जाएंगे 144। ठीक है, चलो बाकी आज का क्रैश कोर्स, मेंस्ट्रुएशन की क्रैश कोर्स अगर फॉलो कर रहे हो तो चीज़ें आसान लगे, अदरवाइज अदरवाइज क्या लेके रहोगे। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। इस सवाल का डायरेक्टली आंसर मारा करो 1, आंख बंद करके मार दिया करो 1। बोलोगे सर मजाक नहीं, सीरियसली बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैं ये लिख सकता हूँ ना cos थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा को ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर कर दो, अगेन ये sin के पावर 4 बन जाएगा। और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है cos थीटा, बन जाएगा cos थीटा बटा में cos थीटा, और उसका मतलब cos थीटा और उसका एक पावर था 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दे रखी है, तो घूम फिर के वहीं आ गया। 33 हो गया। 34 देखो, कह रहा है 60 प्रेक्षणों का माध्य जो है ना 66 है। क्वेश्चन में कह रहा है 60 प्रेक्षणों की माध्य जो है, ऑब्जर्वेशन जो एवरेज है उनका। बाद में यह पाया गया कि प्रेक्षण में 24 ऑब्जर्वेशन में 24 गलती से 42 ले लिया गया। मतलब मेरे को 24 लिखना था और बाय मिस्टेक मैंने 42 लिख दिया, तो मैंने कितना ज़्यादा या कितना कम कर लिया, तो मैंने ज़्यादा लिख दिया, मेरे को कम करना है। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस है भैया 40, इसमें कितना मैंने बढ़ा दिया, 18 ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, तो मेरे को 18 कम करना होगा, तो ये 66 एवरेज में मैं 18 का एवरेज कम करूँगा, तो 18 बटा 60 करूँगा, एवरेज 18 को निकालेंगे तो वैसे ही हो जाएगा ना। तो 6 या 18, 6 से 10 बार में कटेगा, 66 माइनस 0.3, 0.3 कटेगा तो 65.7 हो जाएगा, यही ना होगा 65.7। अब डी में 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। कह रहा है दो नल ए और बी एक टैंक को ए 6 घंटे में और बी 9 घंटे में भर सकता है, जबकि सी उसको ना खाली करता है। ये दो नल क्या है, भरने वाले, और ये 18 घंटे में खाली करता है। तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो कितने घंटे में भरेगा। तो सिंपल से लॉजिक है, जो भरने वाले 1/6 लिखो, जो भरने वाले 1/9 लिखो, और जो माइनस कर रहे हैं मतलब खाली कर रहे हैं उनको माइनस में लिख दो। सॉल्व कर दो, इनका एलसीएम 18 हो जाएगा। ये 6 या 18, 9 दूनी 18 और ये एक बार में कटे, तो ये 10 12 और एक 11 बटा में, तो इतने आवर्स के अंदर वो इसको ख़त्म कर देंगे, खाली कर देंगे। तो मजाक की बात नहीं है, इसको अभी उल्टा करना होता है।
इनको अभी क्या करना होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो सीन आ गया ना, तो हम यूज़ क्या करें, हमको पॉइंट में निकालना है वैल्यू। यहाँ पर हमने गलती भी की है, 9 लिख दिया है, इनको कर दे। ये 5 ये थी 18, 9 दूनी 18, और ये 5 में से 1 गया 4, तो ये बचेगा आपका, तो उसको उल्टा करोगे 18/4। अब मैं बोलता हूँ 18 को ना अगर हम क्या से डिवाइड करने करते हैं तो 4.5, भाई मैं कहूँ कैसे गलत है, इसको हमने 6 को 1/6 लिखा था, उल्टा किया था ना इन सभी वैल्यू को, इसलिए इसको भी लास्ट में अपने उल्टा करना। 4.5 घंटे में पूरा खाली हो। ठीक है, बाकी जाने से पहले याद दिला दूँ, सारे पीडीएफ्स को खरीद के एक बार पढ़ लो, बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगा। बस लास्ट टाइम के लिए मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, एक बार पढ़ो और फिर एग्जाम देके आना, तो कुछ क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दो, व्हाट्सअप करना 7279047787। पीडीएफ की प्राइसेस वहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ की प्राइसेस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, बाकी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, पेमेंट करते हैं।